Yes, all of you got this? Okay, let's continue with our slide. So यहाँ पे देखो बिल्कुल वैसी सिचुएशन दी और यहाँ पे आपका अल्फा और बीटा दोनों सेम है ना। अल्फा और बीटा दोनों आपका सेम है, तो आपका चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, देखो 2mv cos अल्फा। अभी अभी हमने कंडीशन निकाली, व्हेन योर अल्फा एंड बीटा आर सेम you will get the change in momentum as 2mv cos alpha and the direction is plus j cap। ठीक है, तो वही कंडीशन इन्होंने यहाँ पे डिस्कस करी है। जब आपका अल्फा और बीटा दोनों सेम हो जाएगा तो आपका चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, 2mv cos अल्फा एंड योर फोर्स विल बी 2mv cos अल्फा अपॉन टाइम विच इज योर dt। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लो। अच्छा, सपोज करो हमें अल्फा की जगह पे थीटा दिया होता। आप थीटा वाला एंगल देखो, ये वर्टिकल वॉल के साथ बन रहा है। थीटा इज द एंगल विच इज मेकिंग विद द वर्टिकल वॉल। तो थीटा को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस अल्फा। थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं ना। अरे देखो इधर, सपोज करो पहले मैं क्या कर रहा था, ये आपकी कोई वॉल थी, इस पे अगर कोई बॉल स्ट्राइक करता है और ये एंगल आपको गिवन है अल्फा, तो हमारा आंसर कितना आता था, इफ दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, तो हमारा मोमेंटम का चेंज कितना आया था इस कंडीशन में। इस कंडीशन में हमारा मोमेंटम का चेंज आया था 2mv cos अल्फा। ठीक है, अब उसने क्या बोला, सपोज करो आपको थीटा एंगल दे दिया और ये थीटा एंगल दे दिया, अल्फा नहीं दिया उसने। सपोज करो आपको ये वाला एंगल नहीं पता, आपको खाली थीटा और थीटा पता है, तो आप अल्फा निकाल सकते हो ना, या फिर आप अल्फा को रिलेशन में लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। when you substitute in this equation you will get the result in the form of theta which is 2mv cos 90 minus theta will be sin theta। So अगर आपको थीटा एंगल दिया है क्वेश्चन में, if in question it is given theta angle, then you will apply this result 2mv sin theta। if in a question it is given alpha angle, then you will apply this result 2mv cos alpha। So ये तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपको एंगल कहां से दिया हुआ है, आपको एंगल यहां से दिया हुआ है कि एंगल यहां से दिया हुआ है। अब इतना कॉमन सेंस आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लगाना पड़ेगा। इतना कॉमन सेंस लगाओगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा अगर आप इतना कॉमन सेंस लगा दोगे। थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़ा सा मैथ्स आपको आना चाहिए, है ना, तो हमारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चलो, सबको समझ आया यहां तक, ऑल ऑफ यू? यस? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। वेरी गुड। चलो हम आगे चलते हैं। तो ऐसे जब आप पढ़ाई करोगे तो आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। इफ यू स्टडी इन दिस मैनर, इफ यू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनर विद कंसेप्ट, यू कैन क्रैक एनी एग्जाम। ठीक है, इस तरह से हमें अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज को समझना है और उसको घर पे फिर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब ये देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। अब एक आदमी है, वो पाइप में से पानी देखो निकाल रहा है। दिस इज अ होस पाइप, और ये पाइप में से जब पानी निकल रहा है तो ये दीवार को टकरा रहा है। दीवार को टकराने के बाद देखो पानी का डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना, पानी का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसमें भी मोमेंटम कैलकुलेट करने को पूछते हैं कई बार। इफ अ वाटर बाउंसेस बैक विद द सेम स्पीड देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज, है ना। तो सपोज करो आपने कोई पाइप से
पानी को फेंका, तो उसकी वजह से ये पानी क्या करेगा, इस दीवार पे फोर्स लगाएगा। ये पानी क्या करेगा, दीवार पे फोर्स लगाएगा। अब ये पानी दीवार पे कितना फोर्स लगाएगा, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हमें इस वाटर की इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, इस वाटर की फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और हमें टाइम इंटरवल पता होना चाहिए। तब हम इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेंगे। और जैसे ही हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये पानी की जेट से, ये जो जेट ऑफ वाटर यहां से निकल रहा है, ये वाटर जब इस वॉल को स्ट्राइक करेगा तो ये कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो दीज आर ऑल द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आज की क्लास का हमारा यही एम है कि हमें न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ के जितने भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है वो सब क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस के लिए भी हम सेम कंसेप्ट लगाएंगे, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी देखो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको पूछा हुआ है, if u and v are the initial and final velocity of the particle of mass m, then the average force acting on the particle is what? तो एवरेज फोर्स हमें पता ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम एवरेज फोर्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछ लिया, उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा और आपसे पूछा व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। यू नो दैट द फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो dp अपॉन dt विल बी योर आंसर, दैट्स इट। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, वही वाला है जो हमने कल सॉल्व किया था एनसीईआरटी का। हमने कल ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व किया था, दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। आपको y का इक्वेशन दे दिया है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है फोर्स कितना लगेगा। तो आप सिंपली डिफरेंशिएट करोगे, हमें पता है y को डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल गया तो फोर्स निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो कई बार आपका न्यूटन सेकेंड लॉ मास इनटू एक्सेलरेशन के फॉर्म में लगेगा, कई बार आपका न्यूटन्स का सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के फॉर्म में लगेगा। अब वो किस फॉर्म में आपको यूज करना है ये तो आपका क्वेश्चन ही बताएगा। जिस हिसाब का आपका क्वेश्चन होगा उस टाइप से हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को यूज करेंगे। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को हम मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिखते हैं, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें असली में क्या निकालना है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए हमें न्यूटन्स का सेकेंड लॉ आना चाहिए। चलो आज हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे एक और, दैट इज योर इम्पल्स। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स? ठीक है, इम्पल्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। सो इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। Impulse is defined as the product of force and time। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने अभी अभी निकाला कि फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt, दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स, which is equal to dp upon dt. This is from Newton's second law. Now what is impulse? Impulse is defined as a product of force and time. So if you multiply force and time, तो फोर्स ऑन टाइम के मल्टीप्लीकेशन को ही हम इम्पल्स बोलते हैं। F external into dt, this is your impulse, which is denoted by the symbol J। एंड इम्पल्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, which is equal to change in momentum। Impulse you can also write it as change in momentum, that is dp। ठीक है, तो ये तो इम्पल्स का डेफिनेशन हो गया। तो अगेन इम्पल्स निकालने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ा? अगेन वी हैव यूज्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। Again we have used the Newton's second law of motion. This is your impulse।
impulse is defined as the product of force and a small time dt. अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल का एप्लीकेशन सुनो। आप लोगों ने क्रिकेट का मैच देखा होगा, तो क्रिकेट के मैच में जब बॉलर होते हैं, है ना, और फील्डर्स जो होते हैं जो बॉल को कैच करते हैं, सो जब वो बॉल को कैच करने जाते हैं, सपोज करो ये कोई फील्डर है और ये बॉल को कैच करने के लिए जा रहा है, तो जब ये बॉल को कैच करने जाएगा तो बॉल तो बहुत स्पीड में ऊपर से नीचे आ रही होती है, तो ये कैच वाले क्या करते हैं, अपने हाथ को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, है ना, अपने हाथों को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। क्यों नीचे करते हैं? जैसे ही अपने हाथों को नीचे करते हैं तो आप देखो ये dt वाला जो टाइम है, ये टाइम इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे हो? यहां से देखो, अगर आपका dt टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा ना, तो ज्यादा टाइम मिलेगा तो आप पे एक्सटर्नल फोर्स कम लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स कम तब लगेगा जब आप टाइम इंटरवल को इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए आपके हाथ पे ज्यादा तेजी से बॉल नहीं लगती है। कोई भी अच्छा कैचर होगा जो बॉल को कैच करता है, वो हमेशा बॉल को कैच करते टाइम अपने हाथ को नीचे कर लेता है ना, ताकि थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो जाए। और जब टाइम इंक्रीज हो जाता है तो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो कम लगता है, मतलब उसके हाथों में कम इंजरी होगी। अगर वो डायरेक्टली बॉल को ऐसे ही पकड़ लेगा, ऊपर हाथों से ही पकड़ लेगा, तो बॉल उसके हाथ में बहुत तेजी से लगेगी और हो सकता है उसका हाथ डैमेज भी हो जाए, क्योंकि सीजन का बॉल है और क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो एकदम तेजी से बॉल आएगा तो उसको हाथों को नीचे करना ही पड़ता है और फिर कैच पकड़ते हैं, ऐसे करके नीचे हाथ करके फिर कैच पकड़ते हैं। तो नीचे हाथ करने का मतलब क्या है? नीचे हाथ करने की वजह से आपका जो टाइम इंटरवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाता है एक्सटर्नल फोर्स कम हो जाता है, इसलिए उसको कम हाथ पे लगती है ना, हाथों पे उसको कम लगती है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है कितनी तेजी से वो एक्सटर्नल फोर्स स्ट्राइक कर रहा है, उसको बोलते हैं इम्पल्स। आपने देखा होगा एक हैमर होता है, और हैमर को जब आप हथौड़े में देखो कितना वजन होता है। सपोज करो हथौड़े में है 500 न्यूटन का फोर्स, और जब आपने इस हथौड़े को यहां से उठाया और एकदम से जाके ये मेटल का पीस है यहाँ पे स्ट्राइक कराया जोर से, तो ये मेटल का पीस दो टुकड़े हो जाते हैं इसके, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स। हम फोर्स लगा रहे हैं 500 न्यूटन, लेकिन हम टाइम इंटरवल को बहुत कम कर दे रहे हैं। जब हम dt को बहुत छोटा कर देंगे, मतलब बहुत जल्दी से हमने इसको स्ट्राइक कराया, तो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा आपका वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इस dt को बहुत छोटा कर दूं तो आपका एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मुझे किसी को मारना है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स को कम टाइम में स्ट्राइक कराना पड़ेगा। जब मैं इसी एक्सटर्नल फोर्स को कम टाइम में स्ट्राइक कराऊंगा तो वो इम्पैक्ट करके यहाँ पे लगेगा, और इसी इम्पैक्ट को हम बोलते हैं इम्पल्स। इसी इम्पैक्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो दीज आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ इम्पल्स। तो कहीं पे हमें इम्पल्स को कम करना होता है जब हम बॉल को कैच करते हैं, तो जब हमें इम्पल्स को कम करना होता है तो हम टाइम इंटरवल को इंक्रीज कर देते हैं। जब हमें इम्पल्स को बढ़ाना होता है तो हम टाइम इंटरवल को डिक्रीज कर देते हैं। इस तरह से impulse is defined as the product of external force and small time interval dt. external force and small time interval dt. ये इम्पल्स आपको तभी भी फील हुआ होगा जब आपने क्लास में मस्ती करी होगी बचपन में, और आपके टीचर ने आपको जोर से स्लैप किया होगा। ठीक है, जब टीचर मारता है मुंह पे थप्पड़, स्लैपिंग, तो जब स्लैप करते तो आप जोर से फोर्स लगाते हो,
और आप टाइम इंटरवल को बहुत कम कर देते हो, आप छोटे से टाइम में फटाफट जोर से एक थप्पड़ मारते हो और उसका इम्पल्स दिखता है दूसरे पर्सन पे जिसका गाल हो जाता है लाल, ठीक है। दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स, ठीक है। किसी को इम्पल्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना हो, एक जोर से उसको थप्पड़ लगा दो, उसको पता चल जाएगा, देख लो बेटा इम्पल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्लैपिंग किसी को असली में मत कर देना, इट इज फॉर योर एग्जाम्पल ओनली, ठीक है। कभी कभार आपको गुस्सा आ जाता है, आप किसी को जोर से मार देते हो, तो आप फोर्स लगाते हो और कम टाइम में वो फोर्स ज्यादा इंपैक्ट प्रोड्यूस करता है, उसी को बोलते हैं इम्पल्स। सबको समझ आ गया? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट? वेरी गुड। So this is the physical significance of impulse, ठीक है। Let's move on to the next point. So the product of force and time that produces a finite change in the momentum of a body is called impulse, ठीक है। फोर्स इंटू टाइम जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी हम फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल ऑलवेज गेट अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम विच इज नोन एज इम्पल्स। सो कोलिजन बिटवीन टू बॉल्स, जैसे हमने अभी भी बात करी, जब पूल का गेम हम खेलते हैं, बिलियर्ड खेलते हैं, तो वहां पे दो बॉल जब आपस में टकराती है तो वहां भी इंपल्स प्रोड्यूस होता है ना। अब हैमर का भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, जब हम किसी आयरन नेल को हैमर से मारते हैं तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ इम्पल्स। अब इम्पल्स का यूनिट क्या होता है? देखो, इम्पल्स का यूनिट होता है डाइन इंटू सेकेंड इन सीजीएस यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन इंटू सेकेंड, क्योंकि हम फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो जब हम फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, सो न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप? तो डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपको इम्पल्स का निकालना है तो अगेन आपको वही बेसिक फंडा लगाना है, फोर्स का डायमेंशन आपको निकालना आना चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो फोर्स का डायमेंशन आप सबसे पहले निकाल लो, एक्सेलरेशन को लिखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अब यहां से आप फोर्स का डायमेंशन फटाफट रफ में निकाल लो, तो m लिखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए l लिखो अपॉन टी स्क्वायर, तो ये आपका डायमेंशन हो गया फोर्स का। अब हमें इम्पल्स का डायमेंशन निकालना है, तो इम्पल्स क्या होता है? f इंटू टी, इम्पल्स इज डिफाइंड एज f इंटू टी, तो बस इसको t से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी अ डायमेंशन ऑफ योर इम्पल्स, ठीक है। तो t से t कैंसिल हो गया, यू विल गेट ml t माइनस 1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इम्पल्स, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इम्पल्स इज mlt माइनस 1, ठीक है। पहले आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, फॉर्मूले के बाद आप इसमें डायमेंशन सबके पुट करोगे। मास का डायमेंशन कैपिटल एम होता है, सब आपको पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल होता है, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी होता है। इन दिस वे यू विल कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ दिस इम्पल्स। नाउ विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इम्पल्स इज? तो हमें पता है इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इम्पल्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और इम्पल्स किसकी डायरेक्शन में लगेगा? इम्पल्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अच्छा, अब अगर फोर्स कांस्टेंट है आपका, है ना, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, सो यू कैन राइट इम्पल्स एज J इज इक्वल टू F इंटू टी। F को हम लिख सकते हैं dp अपॉन dt। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इम्पल्स इज ऑल्सो रिटन एज चेंज इन मोमेंटम, तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, you can write impulse as change in momentum, that is final momentum minus initial momentum,
Impulse can also be written as change in momentum, which is final momentum minus initial momentum. तो यहां तक हमारी कहानी आज खत्म हो गई इम्पल्स की और मोमेंटम की, और न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के हमने काफी एप्लीकेशंस भी देखे। सो आज मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगा, आपको पुराना वाला होमवर्क भी पहले कंप्लीट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक एनसीईआरटी के 1 to 10 क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे वो सॉल्व नहीं किए। आज की डेट में उसको सॉल्व कर लेना। आज का जो होमवर्क होगा आपका इस लॉ के बेस पे होगा, सेकेंड लॉ एंड इम्पल्स, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, नाउ बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। We are ending our session here only. Bye bye to all of you.